हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमेडी से गीता। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका ललित कला से रिलेटेड है। आपका जो पेपर हुआ है बीपीएससी का बिहार शिक्षा भर्ती 2023, तो इसी का ही पेपर है। इसी का आपका डिटेल्स में पेपर है, एनालिसिस करेंगे जो सही उत्तरों के साथ करेंगे। ये आपकी आंसर की भी दी गई है, तो उसी का ही देखेंगे कि क्या इसमें गलत है या किस में वो है, उसको डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो इस पेपर का एनालिसिस करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये भी आप लोग को बता देती हूँ, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आए थे आपके एग्जाम में बिहार शिक्षा भर्ती में, वो एक एक क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाया है डिटेल्स के साथ, वो सब यहाँ से पूछे जाते हैं और यहाँ पर पूछे भी गए हैं। और यहाँ पर आप लोग खुद देखिएगा कि जो भी पेपर देखो किस तरीके से जो मैं बताती हूँ वो भी बिल्कुल उसी तरीके से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप लोग यूपी का अगर टीजीटी पेपर दे रहे हैं तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और फिर देखते हैं क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है। यहाँ पर पार्ट सेकंड और आपका फर्स्ट दिया है, वो तो जनरल पेपर है, वो तो सब लोगों ने किया होगा। बाकी हम अपने सब्जेक्ट का देखेंगे, फाइन आर्ट्स ललित कला का ये पेपर है। इसमें यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 1 से यहाँ पर स्टार्ट है। तो यहाँ पर पहला देखते हैं क्वेश्चन, किस मुगल चित्रकार ने रामायण महाकाव्य का चित्रण किया था। देखो महाकाव्य, अगर रामायण महाकाव्य की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हैं, साहिबदीन दिया है, भवानी दास हैं एंड गोवर्धन है। तो यहाँ पर इन ऑप्शन को, पहले 3 ऑप्शन को देखते हैं। देखो यहाँ पर जो रामायण, देखो ऑप्शन तो दिया है इसमें साहिबदीन, लेकिन यहाँ पर साहिबदीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो रामायण का जो इसमें जो चित्रण किया है वो किसने किया है, मनोहर ने किया है। आप लोग को क्वेश्चन शायद सही से दिखाई दे रहा होगा, आई थिंक। देखो इसको ध्यान से सुनिएगा। देखो रामायण का जो प्रयोग किया है, दो ये तो है साहिबदीन, मेवाड़ के कलाकार हैं। कहाँ के कलाकार हैं, मेवाड़ के कलाकार हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, जो आंसर की आई है उसमें तो साहिबदीन ही दिया है, क्योंकि गोवर्धन तो शाहजहाँ के हो जाएंगे और भवानी दास हैं। भवानी दास, आप लोग बताइएगा भवानी दास कौन से, वो कहाँ के कलाकार हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर भवानी दास यहाँ पर हो जाएंगे, किशनगढ़ के हो जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने तो यहाँ पर जो है रामायण का तो किया नहीं है, तो ये तो बिल्कुल कट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर साहिबदीन की बात करते हैं। तो साहिबदीन ने महाकाव्य पर जरूर बनाए हैं, लेकिन रामायण पर नहीं बनाया है। रामायण पर किसने बनाए हैं, मनोहर ने बनाया है। किसने बनाया है, मनोहर ने बनाया है। और साहिबदीन ने जो बनाए थे उसको भी आपको बता देते हैं, साहिबदीन ने किस में बनाए थे। एक यहाँ पर रसिक प्रिया पर बनाए हैं, किस पर, रसिक प्रिया पर बनाए हैं। और किस पर बनाए हैं, रागमाला से संबंधित चित्र बनाए हैं। और भागवत पुराण पर बनाए हैं, किस पर, भागवत पुराण। इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए आपको क्लियर कर रही हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझिएगा। और इवन उत्तरकांड पर भी इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ पर साहिबदीन का। और साहिबदीन को बता दिया है कि कहाँ के कलाकार हैं, तो बिल्कुल मेवाड़ के हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि मेवाड़ कहाँ के कलाकार, वो साहिबदीन कहाँ के कलाकार हैं, मेवाड़ के हैं। और मेवाड़ में साहिबदीन ने जो कलाकारी करी है वो किसके समय में करी है, जगत सिंह के समय में करी है। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है और हर बार क्लियर करवाया है आपको कि ये किसके शासनकाल में इन्होंने काम किया है, किसके नहीं शासनकाल में किया है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। अगर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाए तो रामायण पर मनोहर ने किया है, तो मनोहर यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर इसमें से तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो ये है संभावित आती है आपकी आंसर की, अभी तो पूरा डिटेल्स दिया नहीं है। बाकी साहिबदीन ने तो मैं भी पढ़ के देखा है कि मनोहर ने किया है रामायण पर, और किसी ने यहाँ पर साहिबदीन ने नहीं किया है। ठीक है, बाकी देखते हैं आंसर की में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, और यहाँ पर एक भी और भी बता देते हैं, इसके अलावा चलो रामायण पर नहीं आता है। और यहाँ पर एक चावंड में रागमाला भी, आप लोग उसको भी याद कर लीजिएगा, चावंड में रागमाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो किसने बनाया है, निसारदीन ने बनाया है। और निसारदीन भी कहाँ के कलाकार हैं, तो मेवाड़ के कलाकार हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जो कहाँ पर है, गोपी कृष्ण कहाँ पर है, आप लोग बताइएगा। गोपी कृष्ण कनोडिया संग्रहालय कलकत्ता में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी मैंने पूरा आप लोग को राजस्थानी है उसको भी आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ा देंगे, थ्योरी में पढ़ा देंगे, तो और
और आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब 72 की तरफ बढ़ते हैं। 72 देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि अगर मुगल कला के इतिहास में चित्रकला और चित्रांकन की याद आती है, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि अगर मुगल इतिहास में, इतिहास की बात कर रहा है कि इतिहास के अकॉर्डिंग अगर चित्रकला और चित्रांकन की याद आती है, तो उसी तरह राजस्थान में पहाड़ी कलाकारों को आज भी याद किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर विदेशी पेंटिंग का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि राजस्थानी और पहाड़ी में लोक कलाओं का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, और हाथ से पेंटिंग का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी पेंटिंग बनी है। वो जो इनका यहाँ पर मिलता है राजस्थानी और पहाड़ी का, वो क्या है इसमें, बिल्कुल यहाँ पर गीतात्मक पेंटिंग के लिए हो जाएगा। यहाँ पर राग रागनी संबंधी बहुत सारे चित्र बने हैं, आप लोगों ने भी देखा है यहाँ पर राजस्थानी और पहाड़ी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। किस मुगल कलाकार ने किशनगढ़ स्कूल की स्थापना करी? देखो यहाँ पर किशनगढ़ स्कूल की स्थापना की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई शासक तो पूछा नहीं है, सिर्फ यहाँ पर पूछा है कि किस मुगल कार ने, क्योंकि साहिबदीन मेवाड़ का हो जाएगा, गोवर्धन है ये शाहजहाँ के हो जाएंगे, भवानी दास हैं तो भवानी दास कहाँ के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे किशनगढ़ के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर भवानी दास हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रसिद्ध पात्र ने, अगर आप लोग को छोटा दिखाई दे रहा है तो आप लोग को इसको भी साइज ठीक से कर ले रही हूँ, अब आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखो 74 कह रहा है कि किस प्रसिद्ध पात्र ने उनकी पहचान निहाल चंद की पेंटिंग नायिका से की है? तो यहाँ पर देखो निहाल चंद की बात कर रहा है, सावंत सिंह की तो बात कर नहीं रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्योंकि सावंत सिंह की प्रेयसी राधा, ठीक है, जिसको यहाँ पर बनी ठनी को मतलब राधा के रूप में जानते थे, तो सावंत सिंह की तो बात करी नहीं है। यहाँ पर शासक की बात करी है, किसकी? निहाल चंद की बात करी है, निहाल चंद की बात करी है। अब निहाल चंद ने जो पेंटिंग की नायिका से की है, तो वो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर बनी ठनी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बनी ठनी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा, राधा मत करके है, बनी ठनी। क्वेश्चन पर ध्यान जरूर दीजिएगा सभी स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पर सबसे ज़्यादा तो यही चीज़ है कि क्वेश्चन इंग्लिश से हम नहीं, इंग्लिश वाला नहीं देखते हैं, हिंदी वाला देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 होगा ना, एक मिनट, 75 देखते हैं इसको। ठीक है, तो 75 देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 75 क्वेश्चन है कि राजस्थान में नाथ द्वार, राजस्थान में, इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, हाँ, तो यहाँ पर आप चारों ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि राजस्थान के मंदिरों में छवियों के पीछे, राजस्थान में नाथ द्वार के मंदिरों के छवियों के पीछे लटकने वाली कपड़े की पेंटिंग को क्या कहा जाता है? ये तो आप लोग बिल्कुल, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। मैंने आप लोग को बताया है कि जो मंदिरों के पीछे जो कपड़ा लगाया जाता है, उस पर चित्रकारी करी जाती है, उसी को ही यहाँ पर क्या कहते हैं? पिछवाई कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो नाथ द्वार के लिए ही प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नाथ द्वार ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 76 है, षडंग का अंतिम सिद्धांत, षडंग का कौन सा? अंतिम सिद्धांत। तो षडंग का जो अंतिम सिद्धांत है, जो रंगों के अनुप्रयोग और उचित स्वभाव को संदर्भित करता है, तो प्रमाण, वड़िका भंग, सादृश्य, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि जो रंगों को तो पहले से ही कंडीशन लगा दी है इसने कि रंगों की बात कही है, तो बिल्कुल यहाँ पर बिना देखे तो आप बिल्कुल इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? वड़िका भंग हो जाएगा। आप लोग को मैं हर बार बताती हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ने से पहले उसकी कंडीशन जरूर देख लीजिएगा कि कंडीशन में क्या कह रहा है, कि तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाता है क्या कह रहा है, लेकिन बुक कंडीशन भी अप्लाई कर देता है, तो आप लोग कंडीशन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कंडीशन अप्लाई कर देता है, आप लोग कंडीशन को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर जो रंगों को अनुप्रयोग और उचित स्वभाव को संदर्भित करता है, वो बिल्कुल यहाँ पर वड़िका भंग हो जाएगा। अगर देखो सादृश्य तब होता है जब आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर हारमोनी या फिर समानता, फैमिली कलर जो होते हैं, वही चीज़ सादृश्य होता है। ठीक है, प्रमाण में अगर कोई यहाँ पर नाप की बात करता है, लंबाई चौड़ाई या फिर उसकी बात करता है, तो आप लोग प्रमाण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार ने रहस्यमय भारतीय जंगलों की अपनी बचपन की यादें व्यक्त की और परिदृश्य चित्र बनाए? देखो MF हुसैन है, MF हुसैन कहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि MF हुसैन ने ये जो बनाए हैं वो कहाँ के हो जाएंगे? अति यथार्थवाद। ये तो मैंने सबको लिखवाया है ना,
अति यथार्थवाद के हो जाएंगे। और जी आर संतोष हैं वो कहाँ हैं, वो नवतांत्रिक कलाकार हैं। तो यहाँ पर एक है कलाकार एस एच रजा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर एस एच रजा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 78। अब 78 की तरफ बढ़ते हैं। 78 देखो क्वेश्चन बहुत, देखो पेपर तो बहुत अच्छा आया है। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने पढ़ा होगा अच्छे से, बाकी फर्स्ट पेपर जिन्होंने अच्छे से कर लिया होगा उसका तो सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे ही क्वेश्चन आए हैं और बहुत इजी भी हैं। तो 78 है, 1990 में एस एच रजा ने किसी से प्रेरित होकर पेंटिंग के नए विचार की ओर बढ़े। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एस एच रजा से प्रेरित होकर 1990 में एस एच रजा से प्रेरित होकर पेंटिंग के लिए नए विचार की ओर बढ़े। तो प्राचीन भारतीय उपनिषद दर्शन है, तांत्रिक पथ है, या फिर प्राचीन भारतीय दर्शन और तांत्रिक पथ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर प्राचीन भारतीय उपनिषद और तांत्रिक पथ हो जाएगा इसका जो राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। महिला चित्रकार, कौन सी महिला चित्रकार, अर्पणा कौर को सभी ने पढ़ा होगा और मैंने आपको थ्योरी भी करवाई है। तो अपने शुरुआती दिनों में महिलाओं द्वारा बनाई गई कौन सी प्रसिद्ध लोक पेंटिंग को लेकर अपने रूपांकनों के सीधे कैनवास पर उतारा था। तो बनी ठनी बिल्कुल भी नहीं, पिछवाई ये भी बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा मधुबनी हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आपको बता देते हैं कि अर्पणा कौर हैं। अर्पणा कौर को मैंने आपको बताया था कि इन पर किस किस का प्रभाव था। एक था यहाँ पर भारतीय लोक कलाओं का प्रभाव था। किसका था, भारतीय लोक कला का प्रभाव था, कला का प्रभाव है। और दूसरा है यहाँ पर इनका साहित्यिक का भी प्रभाव पड़ा था, किस पे, अर्पणा कौर पर। इवन इनका पहाड़ी लघु चित्र का भी प्रभाव पड़ा था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो अर्पणा कौर हैं इनकी जो पेंटिंग थी वो कैसी, मिनिएचर पेंटिंग का अधिक प्रभाव पड़ा था, किस पर, अर्पणा कौर पर, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर मधुबनी आर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 80 है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि कौन सा भारतीय सम्राट भारत में बौद्ध कला का पहला प्रमुख संरक्षक था। तो सम्राट चंद्रगुप्त बिल्कुल भी नहीं, सम्राट अशोक बिल्कुल हो जाएंगे। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सम्राट अशोक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 80 है ना क्वेश्चन, हाँ। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। देखो 81 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 कह रहा है कि भारत में बौद्ध काल में से कौन से 3 प्रमुख प्रकारों की वास्तुकला पाई जाती है। देखो ये भी बहुत आसान है, आप लोगों को पूरा बौद्ध कला भी पढ़ाया है, बौद्ध काल का सब कुछ बताया है। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल ही स्तूप सूत्रधार से कोई मतलब नहीं है, चैत्य है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, आप लोग भी बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, स्तूप, विहार और चैत्य हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा है, स्तूप, विहार और चैत्य। स्तूप तो सब लोग जानते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर विहार और चैत्य हो जाएगा। ठीक है, ये महापरिनिर्वाण का, विहार आपका रहने का स्थान, चैत्य आपका प्रार्थना कक्ष। क्वेश्चन नंबर है 82 है कि निम्नलिखित में से बेजोड़ का चयन करें। बेजोड़, देखो बेजोड़ को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को बेजोड़ का चयन करें। बेजोड़ मतलब ये कह सकते हैं कि एक रूप का डिज़ाइन कह सकते हैं, या फिर कोई कह सकते हैं कि असमांतर, कोई अनोखा एक डिज़ाइन, मतलब कह सकते हैं कि कोई असमांतर नहीं है, क्योंकि उत्कीर्णन है। क्योंकि बेजोड़ का कोई मतलब है नहीं उत्कीर्णन, क्योंकि उत्कीर्णन क्या होता है, आप लोग कोई इनग्रेव करते हैं, इनग्रेविंग से है। ठीक है, कोई भी चीज़ उसको निकालना कहते हैं, कि कोई भी चीज़ निकाल कर उसका पार्ट, कोई भी चीज़ निकाल देते हैं। तो बेजोड़ का चयन करते हैं। तो नक्काशी, और वैसे भी एक चीज़ और भी याद रख लेना कि जैसे कि कोई भी ऑप्शन अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो वो वहीं पर आप लोग कट कर देना, कि अगर 2 ऑप्शन कहीं पर मैच कर रहे हैं, क्योंकि उत्कीर्णन, नक्काशी, आप लोग ये भी जानते हैं उत्कीर्णन नक्काशी यही चीज़ होती है कि आप लोग का हो जाएगा यहाँ पर, ये तो वैसे भी कट हो जाएगा उत्कीर्णन और नक्काशी, क्योंकि ये आपका इनग्रेविंग से हो जाएगा। ये इनग्रेविंग एक तो आपका उसमें किया जाता है, वुडकट में किया जाता है, और मूर्ति कला में हो जाता है, और नक्काशी भी यही चीज़ है, दोनों ही मूर्ति कला से संबंधित हो जाएगी। तो यहाँ पर बेजोड़ का चयन किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डिज़ाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोग को और भी इसको भी डिटेल्स में करा दूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं।
83 कह रहा है कि दशहरे के दौरान रावण के पुतले की कलात्मक अभिव्यक्ति को एक लोकप्रिय रूप है। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, इसको ध्यान समझिएगा कि दशहरे के दौरान जब रावण का पुतला बनाया जाता है तो उसकी एक कलात्मक अभिव्यक्ति की एक लोकप्रिय रूप है। पेंटिंग तो बिल्कुल भी नहीं। स्थापना कला बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, स्थापना। प्रिंट मेकिंग भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि स्थापना क्या है, इंस्टॉलेशन है। क्या है, इंस्टॉलेशन है। और इंस्टॉलेशन में हम क्या करते हैं कि कोई भी सामग्री होती है, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी पदार्थ, सामग्री, कोई भी चीज़ होता है, उसको हम जोड़ जोड़ कर मतलब बनाते हैं, इसको इंस्टॉलेशन करते हैं। यानी कि इसको अच्छे तरीके से रखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर क्या होगी। ठीक है, तो यानी कि विस्थापित करना या फिर अधिष्ठापन करना। स्थापन कला को क्या कहते हैं, अधिष्ठापन भी बोला था ना मैंने आपको। बाई चांस हो सकता है इसको अलग से लैंग्वेज दे दी जाए तो अधिष्ठापन दे दिया जाता है। वैसे यहाँ पर इंस्टॉलेशन ही दिया होगा, इंग्लिश में भी इंस्टॉलेशन ही दिया होगा वैसे तो। देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें भी इंस्टॉलेशन ही दिया है। हाँ, इंस्टॉलेशन ही आर्ट दिया है। वैसे अगर मान लो हिंदी में अगर बाई चांस दिया जाए, वैसे तो आप इंग्लिश में ही पढ़ लीजिएगा अगर नहीं भी समझ में आए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो दोनों ही देता ही है। तो आप लोग को अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप लोग एक बार इंग्लिश में ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि विभिन्न दृष्टिकोण जैसे उपकरण, सामग्री, रूप, आकार और अनुपात, सकारात्मक, नकारात्मक, सेटिंग और अभिव्यक्ति से अध्ययन करना क्या कहलाता है। देखो यहाँ पर कितनी सारी यहाँ पर मतलब वो है उपकरण बता दिए हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे कि उपकरण है, सामग्री है, रूप है, आकार है, अनुपात है, सकारात्मक और नकारात्मक। यानी कि कोई भी चीज़ जोड़कर या फिर कोई चीज़ घटाकर। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक और योगात्मक, तो दोनों ही तरीके से अगर बता ही दिया है, सकारात्मक और नकारात्मक। क्योंकि कोई भी देखो मूर्ति होती है, तो अगर हम कोई भी चीज़, एक हम एडिटिव में बनाते हैं और एक आपका सब्ट्रैक्ट में बनाते हैं कि कोई भी चीज़ निकाल कर बनाते हैं। जैसे कि आप लोग इनग्रेव करते हैं कोई भी चीज़, जैसे पार्ट रहते हैं, हाथ अलग बना लिए, पैर अलग बना लिए, उसको जोड़ जोड़ के बनाते हैं। एक होता है कि पूरा इनग्रेविंग अलग अलग पार्ट को, कुछ चीज़ को, पार्ट को निकाल कर जैसे कि उत्कीर्ण करके। तो वही चीज़ कह रहा है कि सकारात्मक और नकारात्मक। तो यहाँ पर बिल्कुल भित्ति चित्र कोई मतलब है नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मूर्ति कला हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 85 कह रहा है यहाँ पर कि सूचीबद्ध दृश्य कलाकारों में से एक प्रिंट मेकर है। यहाँ पर देखो ये तो तुरंत आप लोग आंसर बताए कि दृश्य कलाकारों में से यहाँ पर जो आप लोग को दिखाई दे रहे हैं इसमें से एक प्रिंट मेकर है और उसको आपको पता लगाना है। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ज्योति भट्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 86। भारत की कौन सी आर्ट गैलरी आधुनिक भारतीय कला के महत्वपूर्ण कार्यों के संग्रह और रखरखाव के लिए समर्पित है। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोग इसको भी कर सकते हैं। देखो कौन सी जो कला है, मतलब आर्ट गैलरी की बात कही है, इसमें किसमें कही है बात कि आर्ट गैलरी आधुनिक भारतीय कला महत्वपूर्ण कार्यों के संग्रह और रखरखाव के लिए समर्पित है। तो वो कहाँ पर होती है, तो बिल्कुल यहाँ पर राष्ट्रीय आधुनिक गैलरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 87 देखो यहाँ पर कह रहा है कि भारत में कुषाण काल, तो कुषाण काल के दौरान कलात्मक गतिविधि का कौन सा केंद्र महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुषाण काल के, तो कुषाण काल में आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ पर दो शैलियाँ थी, एक मथुरा और एक गांधार, और इसके यहाँ पर गतिविधि का कौन सा केंद्र महत्वपूर्ण है, केंद्र पूछा गया है। तो सांची तो यहाँ पर है, स्तूप है। ठीक है, तो ये है कि इसका केंद्र है, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। अब क्यों एक से अधिक हो जाएगा, तो इसका भी बता देते हैं। क्योंकि यहाँ पर मथुरा, गांधार, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कंकाली टीला भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि कंकाली टीला से यहाँ पर जैन मूर्तियाँ भी मिली हैं। ठीक है, कहाँ से, कुषाण काल में। ठीक है, तो आप लोग इसको भी देखिएगा। बाकी आप लोग को कुषाण काल भी पूरा इसको थ्योरी में करा देंगे, बाकी ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, तो वैसे भी यहाँ पर कोई ऐसा तो दिया नहीं है कि ए और बी और या बी और सी, तब तो आप लोग करते, तब तो यहाँ पर ऑप्शन लगाते, क्योंकि मथुरा गांधार दोनों ही हैं, तब तो बिल्कुल उपयुक्त में से एक से अधिक हो ही जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करते रहिएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अभी देखो हम कौन से क्वेश्चन पर थे,
कौन से क्वेश्चन पर थे हम लोग? 87 पर थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन देखो 88 क्या कह रहा है कि प्राचीन भारतीय कला में शासन काल का सही कालक्रम चुने। तो यहाँ पर प्राचीन भारतीय शासन काल का सही कालक्रम चुनना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं मौर्य, गुप्त, कुषाण, शुंग, मौर्य, शुंग, कुषाण। ये तो चलो आप लोग को बहुत बार पढ़ाया है, ये तो वैसे भी सब लोग जानते ही हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 है कि सूची, यहाँ पर लिस्ट दी है, यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हैं कि A B C होगा। यहाँ पर वैसे कि अगर आपका 2-3 मैच कर जाता है, आप लोग का बहुत सारा पढ़ा हुआ होगा, तो अगर आप लोग को मैच कर जाता है तो आप लोग यूँ ही आंसर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारा, कम से कम आप लोग को 3 से 4, कम से कम 3 तो आप लोग को बहुत बार पढ़े होंगे। एक जिसमें से एक भारत भवन है, बहुत बार पढ़ा है, गढ़ी वर्कशॉप है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, और एक कला भवन, ये 3 तो आप लोगों ने पढ़े हैं। मैंने खुद पढ़ा है, आप लोग को बहुत बार पढ़ाया है, क्योंकि बहुत बार रिपीटेड होता है तो मुझे पता रहता है कि आप लोग को ये पता होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र NCPA। NCPA का फुल फॉर्म क्या है? कोई स्टूडेंट जानता है तो बताइएगा। तो पहले इसकी फुल फॉर्म बता देते हैं, हो सकता है कि आपके TGT एग्जाम में यहाँ पर NCPA की फुल फॉर्म आ जाए। तो यहाँ पर हो गया नेशनल सेंटर, ठीक है, सॉरी इसको गलत कर देते हैं, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर द, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग, यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये है इसका फुल फॉर्म। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र, इसको हिंदी में कहेंगे तो ये कहाँ पर है? ये हो जाएगा मुंबई, यानी कि 3rd नंबर। भारत भवन भोपाल, ये सभी जानते हैं, तो 5 नंबर हो जाएगा। तो गढ़ी वर्कशॉप ये कहाँ पर है? दिल्ली हो जाएगा, आप लोगों ने बहुत पढ़ा है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर 1st नंबर हो जाएगा। हुसैन दोषी गुफा, ये कहाँ? अहमदाबाद हो जाएगा, तो ये है 2nd नंबर। कला भवन, कला भवन बिल्कुल शांति निकेतन, यानी कि 4 नंबर। तो 35124, तो 35124 कहीं मैच कर रहा है? देखो बिल्कुल कर गया है मैच, तो बिल्कुल यहाँ पर इसका ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी हम कौन से क्वेश्चन पर थे, पहले तो देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन पर थे, 89। अब हम है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखो 90 कह रहा है, यहाँ पर 90 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, आप लोग के ज़्यादा नहीं है, बस 150 तक है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा भी। तो क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र के निम्नलिखित रसों को आरंभिक से अंतिम तक कलानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करिए। तो आप लोगों ने, सभी लोग ने पढ़ा होगा, रस पढ़े हैं कि नहीं? आप लोग को मैं हर बार कहती हूँ कि रस ज़रूर याद कर लीजिएगा सभी के सभी, और साथ साथ में रस के जो कलर्स हैं कि हाथ से रस का कौन सा कलर है, रंग का, ये सब भी आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। बाकी है भारतीय सौंदर्य शास्त्र को निम्नलिखित रसों को आरंभिक अंतिम तक, यानी कि शुरू से लेकर अंतिम तक आपको लाइन से लगाने हैं, और लाइन से लगाने के बाद यहाँ पर BDCAE ये चूज करना है कि कौन सा कैसे होगा। तो चलिए फिर लाइन से लगा लेते हैं। तो सबसे पहले जो आता है, तो सभी को पता है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर श्रृंगार रस हो जाएगा। तो श्रृंगार रस जो है 1st नंबर आ जाएगा, यानी कि कौन सा है? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले श्रृंगार रस, चलो इसे ऐसे ही करके बता देते हैं तो आप लोग को और भी आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आएगा वो कौन सा आएगा? यहाँ पर श्रृंगार रस आएगा, फिर श्रृंगार के बाद आ जाएगा 2nd नंबर पर हास्य आ जाएगा, तो बी ऑप्शन, एक मिनट ऐसे करके, श्रृंगार, फिर बी ऑप्शन, फिर ए आ जाएगा, हास्य आ जाएगा, यानी कि ए आ जाएगा, और फिर उसके बाद आएगा करुण रस, यानी कि डी। ठीक है, उसके बाद करुण आएगा, फिर उसके बाद आएगा रौद्र, तो उसके बाद ई आ जाएगा, फिर उसके बाद देन वीर रस। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो गया? BADEC। तो BADEC कहीं मैच कर रहा है तो बताइएगा। तो देखो आप लोग का बिल्कुल मैच कर गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं? तो BADEC यही तो हम लोगों ने किया है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर BADEC हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, देखो आप लोगों को कितनी जल्दी फटाफट मैंने करवा दिया डिटेल्स में, 91 तक आप लोग पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 है
कि जब रेखाएं किसी स्थान को घेरती हैं तो वे सृजन करती हैं। यानी कि इसका कहने का देखो मतलब क्या है कि जब रेखाएं, क्योंकि यहाँ पर देखो इसने कंडीशन देखो, सब लोग ने ये तो पढ़ लिया कि जब रेखाएं किसी स्थान को घेरती हैं तो सृजन करती हैं। अब लोगों के मन में आ रहा होगा कि अरे रूप ही होगा, लेकिन वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन लगा दी है कि जब कोई रेखाएं किसी स्थान को घेर लिया है, यानी कि कोई भी पेपर है, ये पेपर है आपका, और कोई भी स्थान मान लो ये वाला स्थान है और हमने ये वाला स्थान को घेर लिया, तो ये क्या है, ये एक आकार बनाती हैं, एक आकार होगा, ठीक है। यानी कोई भी स्थान होती है और इसको वो सृजन करती हैं, तो वे सृजन करती हैं, कोई रूप को सृजन नहीं करती है, क्योंकि रूप में आप लोग किसी स्थान को घेरेंगे नहीं, क्योंकि मान लो कोई भी रूप बनाते हैं तो इसके अंदर भी तो कुछ करेंगे ना, तो इसीलिए वो रूप नहीं आएगा, तो रूप आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए भी कोई भी चीज़ है कि जैसे कि मान लो मैंने ओवल बनाया या कुछ भी बनाया और उसको हमने एक पूरा एक घेर लिया है, तो वो हमारा क्या है, एक आकार होता है, ठीक है, आकार होगा, क्योंकि आकार ही कि भी कोई भी स्थान घेर लेती है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मोहरे किस तकनीक के अंतर्गत प्राप्त हुई हैं। मैंने आप लोग को बताया था कि देखो सिंधु घाटी सभ्यता में जो अधिकांश मोहरे मिली हैं वो कैसी मिली हैं, रिलीफ मेथड में मिली हैं। कैसे मिली हैं, रिलीफ मेथड में मिली हैं। अब यहाँ पर देखो रिलीफ मेथड तो दिया नहीं है, तो एम्बॉस तकनीक तो बिल्कुल भी अलग हो जाएगा, क्योंकि ये एम्बॉस तकनीक में ये नहीं आएगा, क्योंकि ये इसको दबाकर भी कराया जाता है और उभार कर भी कराया जाता है एम्बॉस तकनीक, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो खोई हुई मोम तकनीक है, तो लॉस्ट वैक्स ये तो बिल्कुल है ही नहीं, ये तो इससे बनाई ही नहीं गई, क्योंकि ढोकरा से नहीं बना है, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं है, ना कास्टिंग या ढलाई करके भी नहीं बनाया है, ये जो बनाया है इंटाग्लियो हो जाएगा। अब कैसे, अब आप लोग के मन में आ रहा हो कि रिलीफ है तो इंटाग्लियो कैसे आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो रिलीफ है यानी कि जो उभार है, यानी कि जो आप लोग का जो मोहरे हैं वो तो उभार सतह है, इसकी सतह बताई है ना, इसकी कैसी है, रिलीफ उसका जो है उभार सतह है, कैसा है, उभार सतह है, इसकी जो कैसी है, उभार सतह है। लेकिन यहाँ पर तकनीक है जो किस तकनीक के अंतर्गत प्राप्त हुआ है, इंटाग्लियो में क्या आता है, अंतः सतह होता है, ठीक है। और अंतः सतह कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको बताया था कि सब एचिंग करके ही करा जाए। अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, इंटाग्लियो यानी कि इनग्रेव करके, ठीक है, इनग्रेव करके, कोई भी है उसको इनग्रेव करके यानी कि अंदर की खुदाई करके तभी तो मोहरे बनाई हैं। जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी में भी इनग्रेव करा है, उत्कीर्ण किया है, मतलब ये कह सकते हैं इनग्रेव, अंदर की खुदाई करके यहाँ पर ये चीज़ बनाई है, तो इंटाग्लियो हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 हो गया ना आपका क्वेश्चन, तो 93 की तरफ बढ़ते हैं, 93 ऊपर होगा, तो 93 देखते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन है ये वाला भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 93 क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि दृश्य कला के क्षेत्र में क्यूबिज्म एक महान कला आंदोलन है, उस कलाकार को चुनिए जिसे क्यूबिज्म का जनक कहा जाता है। देखो 1907 में जो प्रथम चित्र बनाया था वो पाब्लो पिकासो ने भी बनाया था और जॉर्ज ब्राक ने भी बनाया था। अब सोचेंगे कि जॉन ग्रीस हैं, वो भी घनवाद के हैं, अब तीनों ही कलाकार मिल गए हैं घनवाद के, तो क्यूबिज्म का जनक किसे माने, तो चलिए इसको बारे में बता देते हैं। देखो जॉर्ज ब्राक हैं, जॉर्ज ब्राक ने सबसे पहले जो प्रेरणा ली थी वो किससे ली थी, यहाँ पर पॉल सेजान के चित्रों से ली थी। किससे ली थी, पॉल सेजान के चित्रों से। इन्होंने एक प्रदर्शनी में जाकर देखा, एग्जीबिशन में जाके देखा, तो वो उनसे प्रभावित हुए। और ये देखो पहले तो जॉर्ज ब्राक थे, वो कैसे कलाकार करते थे, फौवादी कलाकार करते थे, मतलब प्रारंभ में ये कैसे थे, फौवादी कलाकार करते थे। लेकिन बाद में कहाँ से आ गए ये, फिर बाद में मुड़ गए किसकी तरफ, घनवाद की तरफ मुड़ गए। किसकी तरफ मुड़ गए थे, घनवाद की तरफ मुड़ गए थे। अब ये जब घनवाद की तरफ मुड़ गए तो इन्होंने ये चित्र बनाया था, 1907 में चित्र बनाया था। कौन सा बनाया था बताइएगा, ये बनाया था निर्वस्त्र वाला, ठीक है। तो ये है, आप लोगों ने ये वाला देखा है जॉर्ज ब्राक का। तो जॉर्ज ब्राक किससे प्रभावित थे, पॉल सेजान के चित्रों की प्रदर्शनी को देखकर ये प्रभावित हुए थे जॉर्ज ब्राक, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज ब्राक हो जाएगा। और जॉन ग्रीस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा घनवादी यहाँ पर इनके चित्रों में देखने को मिल जाएगा। दोनों अलग अलग चीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, क्यूबिज्म का जनक पूछा है। क्या पूछा है, क्यूबिज्म का जनक पूछा है यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, किसी भी कलात्मक डिजाइन को बार बार दोहराए जाने के उत्पन्न होने वाले, देखो यहाँ पर कोई भी है, देखो ये चीज क्या कह रहा है कि कोई भी कलात्मक डिजाइन है, कोई भी आप लोग कलात्मक डिजाइन को कोई भी लेते हैं, अब बार बार दोहराते हैं उसे और उत्पन्न होने वाले अंतर संबंधों को स्पष्ट दिशात्मक गति को क्या कहा जाता है। अब इसको जो है दिशात्मक, अब ये ऐसा तो नहीं कहा है कि मतलब लय है, तो लय तो ऐसी वाली है कि यहाँ पर, और ये क्या कह रहा है कि लय, देखो लय क्या है कि लय एक ही इसमें चलता है, ठीक है। गति हो गया, ये भी अपना है कि चलो ठीक है कि लय है, ये वो इधर उधर। चलो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई भी कलात्मक डिजाइन है, अब डिजाइन की बात कर रहा है और बार बार दोहराए जाने वाले उत्पन्न वाले अंतर संबंधों, तो यहाँ पर देखो अंतर संबंधों की बात कर रहा है और उसमें भी संबंध होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं इसमें, उनमें इसमें संबंध भी हो चाहिए। तो स्पष्ट जो है गति को क्या कहा जाता है, ना ही गति ना ही लय, और इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, स्वरूप हो जाएगा। स्वरूप क्या होता है, वही चीज होता है जो आपको यहाँ पर यानी कि फॉर्म हो जाएगा, कोई भी यानी कि आकृति हो जाएगी, ठीक है, यानी कि बनावट हो जाएगी, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यानी कि जो पूरी यहाँ पर बात पूरी कह दी है, इसमें यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, कोई भी बनावट की बात कर रहा है, कोई भी आकृति की बात कर रहा है कि कोई भी कलात्मक डिजाइन को बार बार दोहराए जाने पर उत्पन्न है अंतर संबंधों को स्पष्ट दिशात्मक गति को कहा जाता है। तो वो क्या कहा जाता है, अब ऐसा नहीं है कि एक चल रहे हैं तो एक ही चले जा रहे हैं, एक है कि कोई भी हम बिल्कुल है अंतर संबंधों को स्पष्ट दिशात्मक गति को कहा जाता है कि कोई भी अगर हम डिज़ाइन बनाए गए बिल्कुल अगर हम इधर जा रहे हैं तो मतलब बिल्कुल है सही तरीके से कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक स्वरूप हो जाएगा, कोई आकृति बनावट हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है यहाँ पर कि दृश्य कला के क्यूरोस्क्यूरो, ये तो बहुत बार पढ़ा है आप लोगों को, आप लोगों ने भी बहुत बार पढ़ा है। तो क्यूरोस्क्यूरो शब्द एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, देखो चियरोस्क्यूरो भी कह सकते हैं या फिर क्यूरोस्क्यूरो भी कहते हैं, तो उसका एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो भाव और तीव्रता, रेखा और लय और प्रकाश और छाया, तो बिल्कुल यहाँ पर सभी लोग आंसर दे देंगे आसानी से, तो बिल्कुल प्रकाश और छाया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, सुल्तानगंज में पाया गया तावे का बुद्ध, ये भी मैंने कम से कम आपको 4 से 5 बार बहुत बार पढ़ाया है कि सुल्तानगंज से, और ये भी आप लोग बताइएगा कि कौन सी मुद्रा में है, आप लोग बताइएगा, मैंने आप लोग को बहुत बार पढ़ाया है कौन सी मुद्रा में है और इसका टाइम पीरियड कितना है, ये तो चलो यहाँ पर बता देंगे कौन से काल का है, टाइम पीरियड भी बताइएगा कितना है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या पता कुछ भी क्या पूछ ले, और साथ साथ में तो कल ही आप लोग को ये पढ़ाया था कि नहीं, और संग्रहालय भी बताइएगा। तो ये जो है गुप्त काल, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो पहले तो राइट आंसर देख लेते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर गुप्त काल है, इसका राइट आंसर कौन सा है, गुप्त काल है। अगर मुद्रा की बात करते हैं तो ये कौन सी मुद्रा में है, अभय मुद्रा में है, कौन सी मुद्रा में है, अभय मुद्रा में है, और इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो 500 से 700 ईस्वी हो जाएगा या फिर 500 से ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मतलब ये मान के चलिए कि 6ठी से 7वीं हो जाएगा, बस ये याद कर लीजिएगा, या फिर 5वीं से 7वीं हो जाएगा या फिर 6ठी से 7वीं ईस्वी। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो संग्रहालय कहाँ है, मतलब शताब्दी, सॉरी 7वीं शताब्दी, 5वीं से 7वीं शताब्दी। तो गुप्त काल में अब संग्रहालय देखते हैं, तो ये तो मुझे नाम हर बार थोड़ा सा होता है, बर्मिंघम संग्रहालय हो जाएगा, ठीक है। बर्मिंघम संग्रहालय बर्मिंघम में हो जाएगा, बर्मिंघम कहाँ, मतलब ये इंग्लैंड मान के चलिए इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। तो बर्मिंघम संग्रहालय बर्मिंघम में ये है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। बाकी अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि इसकी खोज मतलब जो है ये मिली कहाँ से थी, तो इसको भी याद कर लो। तो 1861 में ये कहाँ पर मिली थी, ये बिहार के भागलपुर जिले में मिली थी, बिहार के भागलपुर जिले में मिली थी, ठीक है। बस इतना ही याद कर लो, इतना काफ़ी है। बाकी तो मैंने आपको एक एक चीज़ बता ही रखी है, ठीक है। अगर यहाँ पर इसकी हाइट भी पूछी जाती है तो आप लोग चलो हाइट भी याद कर लें, 2.3 मीटर, ठीक है, 2.3 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो 1 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। 1 मीटर बहुत होता है, तो ये 1 मीटर चौड़ाई हो जाएगी। अगर यहाँ पर इंच में बात करते हैं, चाहे तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा पूरा पेपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 91 × 39 इंच, सेम वही चीज़ है, ये ऊंचाई हो जाएगी और ये चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी इसका राइट आंसर सभी को पता हो गया, गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर है
अभी हम कौन से क्वेश्चन पर थे, पहले तो देख लेते हैं 96। अब हम 97 पर आते हैं। तो 97 देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, हिंदी वाला ले लेते हैं। तो 97 भी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 97 है कि भारतीय कला के 6 अंग, भारतीय कला के 6 अंग सभी लोग ने पढ़े हैं ना कि नहीं पढ़े हैं, सभी लोगों ने पढ़े होंगे। तो बताइएगा 6 अंग कौन कौन से हैं। वैसे तो लिखने में तो एक्सपर्ट हो गए हैं पूरा एकदम क्लास करते करते। तो भारतीय कला के 6 अंग निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है। अनुपात, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं। अभिव्यक्ति, प्रतिनिधित्व, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 4 हैं, 5 ऑप्शन दिए हैं। चलो तो पांचों ऑप्शन देख लेते हैं। चलो यहाँ पर आप दिखाई दे रहे होंगे पांचों ऑप्शन। तो यहाँ पर देखो ये हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर ये तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य सादृश्य बड़िका भंग ये सब हो जाएंगे। ये आप लोगों ने पढ़े होंगे, सभी लोगों ने पढ़े होंगे। तो ये यहाँ पर इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। फाइनली इतनी देर में 97 पर आ गए हैं। अब एक क्वेश्चन में आया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, बाकी तो सब में बी सी डी, सी ऑप्शन सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 98 है। 98 देखो क्या कह रहा है कि रज़्मनामा, रज़्मनामा तो बहुत बार आता है। रज़्मनामा के लिए प्रमुख चित्रकला श्रृंखला जो 1582 में किस मुगल चित्रकार के देखरेख में शुरू की गई थी। तो बताइएगा किसके देखरेख में शुरू हुई है। तो बसावन, अब्दुस्समद, दसवंत, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर किसका हो जाएगा, तो दसवंत हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने कल आपको पूरा एकदम डिटेल्स में बताया था कि इसका रज़्मनामा का प्रमुख कलाकार कौन सा है, सब कुछ बताया है आप लोग को जब मुगल काल कराया था। बताया था कि नहीं बताया था। और टाइम पीरियड भी आप लोग याद रखना, 1582 तो दिया ही है, 1582 से 89 इसका टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसको भी याद रख लेना। और यहाँ पे इसका जो प्रमुख कलाकार है, तो यहाँ पर क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर देखो दसवंत भी है, क्योंकि दसवंत इसलिए प्रमुख कलाकार हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसी टाइम में चित्रण करते हुए ये जो है रज़्मनामा का मतलब राम जो है कौन सी युद्धों की पुस्तक महाभारत। ठीक है, तो ये जो है महाभारत जब इस टाइम का ये कर रहे थे, चित्रण कर रहे थे, तो उसी टाइम ये दसवंत पागल भी हो गए थे यहाँ पर, ये जो इसकी चित्रकारी करी थी। ठीक है, तो बाकी तो प्रमुख कलाकार इसमें आप लोग को कल भी बताए थे कि जो हैं एक दसवंत हैं, बसावन भी हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक तीसरे कौन थे, मिस्किन। ठीक है, जिसमें से प्रमुख जो कलाकार था वो कौन सा था, दसवंत था। ठीक है, तो चलिए तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ते हैं। 99 कह रहा है कि यहाँ पर कि मुगल काल में सचित्र पांडुलिपि ने, जहांगीर काल में सचित्र पांडुलिपि, पांडुलिपि जो है ने स्वनिहित लघु चित्रों के अलंकृत एल्बमों के स्थान ले लिया, जिसे कहा जाता है। तो बताइएगा जिसे कहा जाता है, तो आप लोग बताइएगा क्या कहा जाता है। तो फुरक्कास, मुरक्कास, चलो यहाँ पर चलो ऐसे ही बताओ, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है कि 3 ही ऑप्शन में, तो आप लोग को बड़ा सा दिखना चाहिए अच्छा सा। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन में से चलिए बताइएगा, बाकी वही से है, इनमें से सब वो ही हो सकते हैं, एक है या फिर वो इनमें से सभी, मतलब इनमें से अधिक हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बस 2 ही ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक है या उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन आप लोग को 3 ऑप्शन में से चलिए बताइएगा। तो जहांगीर काल में सचित्र पांडुलिपि में स्वनिहित लघु चित्रों में अलंकृत एल्बम का स्थान ले लिया, जिसे कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या कहा जाता है, मुरक्का कहा जाता है, क्योंकि एल्बम है। देखो सबसे अच्छा जो मुरक्कास बने थे वो सबसे अच्छे जहांगीर के काल में बने थे, लेकिन इसकी जो शुरुआत करी थी वो किसने करी थी, वो हुमायूं ने करी थी। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन कहाँ गया, 100 नहीं है, इधर आना पड़ेगा। तो चलिए 100 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 100 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, फाइनली आप लोग बस 50 क्वेश्चन और बचे हैं। तो पहले देखते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किसके मार्गदर्शन में, किसके मार्गदर्शन में, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किसके मार्गदर्शन में मुगल और राजपूत चित्रकला शैली का अध्ययन किया। ये तो बिल्कुल आप लोग बता ही सकते हैं, तो बहुत बार पढ़ा है, तो बिल्कुल E.V. हैवेल हो जाएंगे। इसको डिटेल्स में कराने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोगों ने बहुत बार बंगाल शैली का पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं, दिल्ली शिल्पी चक्र। ये देखो, ये भी आप लोगों ने ग्रुप बहुत बार पढ़े हैं, कम से कम 5 बार रिवीजन कराया है सारे ग्रुप का। तो दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप की स्थापना कब हुई है, तो बिल्कुल 25 मार्च 1949 की हो जाएगी। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन, तो जल्दी से संस्थापक बताइएगा कौन कौन से हैं, और सभी कलाकार आप लोग याद कर लीजिएगा। यूपी वाले क्वेश्चन में, यूपी टीजीटी में तो बहुत आता है, ग्रुप में कौन से कलाकार कौन से ग्रुप से संबंधित हैं, आप लोग इसको तो ज़रूर तैयार करिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 102। 102 क्या रहा है, सेवक राम किस शैली की चित्रकला
सुस्थापित कलाकार थे। तो सेवक राम है, तो सेवक राम बताइएगा। तो सेवक राम को भी देख लेते हैं। कालीघाट, मेवाड़ शैली, पटना शैली या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर पटना कलम हो जाएगा। इसके अलावा चलो सेवक राम के अलावा ही बता देते हैं, आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। तो कौन कौन है आप लोग भी लिखते जाइएगा, सभी लोग लिखते जाइएगा, रिवीजन होगा। हुलास राम है, झूमक लाल हैं, और भी बताइएगा, जितने भी हैं सब लोग बताते जाइएगा फटाफट। तो झूमक राम है, और कौन हो जाएंगे, ईश्वरी प्रसाद हैं, ईश्वरी प्रसाद, ठीक है, तो ईश्वरी प्रसाद हो जाएंगे। और हैं यहाँ पर गोपाल चंद हैं, उसको भी याद रखिएगा। और हैं लाल चंद भी हैं, सब चंद ही चंद हैं। और हैं फकीर चंद हैं, शिवलाल हैं, रामचंद भी हैं, रामदास भी हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद ना। एक डालू चंद भी हैं, चंद ही चंद। बाकी सेवक राम और ईश्वरी प्रसाद, ये दो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक हुलास लाल, ये 2-3 हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो पटना कलम, बाकी वही पटना कलम, कंपनी शैली। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 103। 103 आ गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103 है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 103। तो अब बताइएगा। तो चित्रकला, मूर्तिकला, कविता, संगीत, नृत्य, वास्तुकला जैसी रचनात्मक अभिव्यक्ति की कई किस्मों के आवरण को क्या कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो चित्रकला भी है, मूर्तिकला भी है, और ये तो देखो चित्रकला कह दिया है तो चलो ये है, मूर्तिकला कह दिया तो ये तो कट हो गया। तो कविता कहा गया है तो कविता, चलो ये भी चलो सही है। संगीत कहा गया है, दृश्य कला कहा गया है, तो ये तो दृश्य कला भी कट हो गया, क्योंकि संगीत तो सुनी जाती है ना, तो दृश्य कला भी हो गया कट। तो नृत्य कला और वास्तुकला जैसे रचनात्मक, तो जंक आर्ट भी कट हो गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अब तो आप लोग बता ही सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अब क्यों कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर कोई नहीं, तो कौन सी है, चलो आप लोग बताइएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं है तो कौन सी है, तो इसका सॉरी, हाँ, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो उपरोक्त में से वैसे कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। वैसे तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो सकता है, क्योंकि ये जो चित्रकला है ये कला में है, ये भी तो आंसर दिया है, इसमें भी तो प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, उपरोक्त में से एक से अधिक हो सकता है, क्योंकि देखो चित्रकला है, कला में आ जाएगी, मूर्ति कला है, तो मूर्ति कला, तो ये सब दृश्य कला में तो सब आ जाएगा। चलो दृश्य कला, जो जो चीज़ देखी जाती हैं वो सब दृश्य कला में आ जाएगा, ठीक है। अब संगीत कला है तो संगीत कला, नृत्य कला, ये तो सब आपका किस में आ जाएगा, ललित कला में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त में से चलो अधिक हो सकता है, क्योंकि जंक आर्ट है, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे उपरोक्त में से अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया है ना, उपरोक्त में से एक से अधिक, इसलिए एक से अधिक हो सकता है, ये भी है, ऑप्शन दे दिया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल तो है यहाँ पर ललित कला में आ जाएगा ये। वैसे चित्रकला, मूर्तिकला, कविता, संगीत, वास्तुकला, ये सब के सब ये किस में आ जाएंगे, ललित कला। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ बात करते हैं। ब्रिटिश अकादमिक परंपरा की तर्ज पर पेंटिंग और रेखा चित्र, जल रंग और ऑलियोग्राफ की बात आ गई। लो कंडीशन रख दी, पहले सबसे पहले क्वेश्चन में कंडीशन देख लिया करो कि ऑलियोग्राफ का एक बड़ा समूह किसने बनाया है। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, राजा रवि वर्मा हो जाएंगे कि नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पे राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 105 की बात करते हैं कि 105 कह रहा है कि कौन सा मुगल सम्राट अलग अलग इतनी सारी मास्टर कलाकृति, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखो कौन सा मुगल सम्राट अलग अलग इतनी सारी मास्टर कलाकृति को खोजने का दावा करता है कि वह कलाकृति में प्रत्येक चित्रकार के स्ट्रोक को खोज सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन कि इतने सारे अलग मास्टर कलाकृति का दावा करता है। अब देखो यहाँ पर पहले से देखो इसमें कह दिया कि इतनी सारी कलाकृति, यानी कि किसकी सबसे ज़्यादा थी। अब ऐसा तो है नहीं कि अकबर ने तो इतनी सारी कर नहीं रखी थी, अब वो है इतनी सारी मास्टर कलाकृति हैं, तो वो कौन है, यहाँ पर देखते ही आंसर हो गया, बिल्कुल जहांगीर है, क्योंकि कलाकृति की बात करी है, कोई स्थापत्य की बात तो करनी है, तो शाहजहां तो बिल्कुल कट, ठीक है। तो यहाँ पर मास्टर कलाकृति को खोजने का दावा करती है, वह प्रत्येक चित्रकार को स्ट्रोक को खोज सकता है, तो वो है सम्राट जहांगीर हैं। क्वेश्चन नंबर है 106 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है, चलो ऊपर देखते हैं, ऊपर है ये क्वेश्चन। तो
मसूरीपट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक कला शैली का महान केंद्र था? तो मछलीपट्टनम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक कला शैली का महान केंद्र था? कलमकारी, वारली या फिर पिछवाई? तो पिछवाई बताइएगा, वारली भी बताइएगा। कहाँ की प्रमुख लोक कला है? आप लोग को लोक कला बहुत बार पढ़ाया है, कम से कम ये भी 4-5 बार पढ़ाया है। तो पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पर आते हैं। तो मसूलीपट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक कला शैली का महान केंद्र है? तो बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर कौन सी लोक कला शैली लिखना चाहिए था वैसे, तो वो हो जाएगा कलमकारी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बताते हैं कि एक मसूलीपट्टम एक जगह का भी नाम है, ठीक है। कौन सा? यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ठीक है। पूरा बता देती हूँ एड्रेस, आप लोग पूरा इसका एड्रेस याद करिएगा। तो आंध्र प्रदेश के ये कौन सा जिला हो जाएगा? कृष्णा जिला। कौन सा जिला? कृष्णा जिला हो जाएगा। तो कृष्णा जिला के ये एक मसूलीपट्टम के एक नज़दीक में है। कौन सा? उसी के पास में एक जगह है जिसका नाम है पेडाना है। तो ये जो है ये कलमकारी, इसी कलाकारी के नाम से भी जाना जाता है। पेडाना कलमकारी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो उसी का यही चीज़ है इसका कलमकारी। पहले लोग क्या करते थे? पहले कपड़ों पर कोई भी सब्जी वेजिटेबल होते थे ना, उसी का ब्लॉक्स लगा लेते थे, तो उसी पर यहाँ पर कलमकारी करते थे। अब तो यहाँ पर कैसे बनाते हैं, जैसे कि कोई भी पौधों की मतलब कोई भी पत्तियाँ, मतलब फूल पत्तियाँ, यही सब बनाते हैं, पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ, और कुछ तो रामायण महाकाव्य को भी यहाँ पर दर्शाते हैं कलमकारी में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 107 है, किस मुगल चित्रकार को वरीयता से रंगकर्मी था? क्या कह रहा है कि किस, पूरे क्वेश्चन दिखना चाहिए, हाँ। तो यहाँ पर किस मुगल चित्रकार को वरीयता से, तब भी क्वेश्चन नहीं आया, छोटा हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आपको वही सेम है क्वेश्चन। तो 107 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, किस मुगल चित्रकार को वरीयता से रंगकर्मी था? सम्राट द्वारा नादिर उल जमान की उपाधि दी गई, अब्दुल हसन को दी है, उस्ताद मंसूर को, या फिर अब्दुल समद शिराजी को दी गई है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सभी स्टूडेंट बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर अबुल हसन हो जाएगा। अब अबुल हसन कैसे हो जाएगा कि यहाँ पर ये भी याद रखना कि मुगल जो है, ये पूरा है ना क्वेश्चन, हाँ। किस मुगल चित्रकार और किसने दी थी, ये भी चलो याद कर लो, क्योंकि यहाँ पर लिखा तो है नहीं, तो बता देती हूँ। किस मुगल चित्रकार ने? जहांगीर ने। तो जहांगीर ने यहाँ पर इनकी कला से प्रभावित होकर, ठीक है, किसकी कला से? अबुल हसन की कला से प्रभावित होकर जहांगीर ने इनको नादिर उज जमा की उपाधि दी थी। या फिर कहिएगा ये एक आता है वंडर ऑफ द एज, वंडर ऑफ द एज भी पूछा जाता है। ब्रैकेट में नादिर उज जमा का मतलब ही यही होता है, वंडर ऑफ द एज होता है, ठीक है, ये है। तो युग का शिरोमणि, ठीक है, वंडर ऑफ द एज। तो ये है अबुल हसन को दिया था नादिर उज जमा। तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। बाकी ये जहांगीर का प्रिय चित्रकार भी था, इसको भी याद रखना कि मतलब सर्वोत्कृष्ट चित्रकार अबुल हसन ही था जहांगीर का। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ बढ़ते हैं। जहांगीर के समय मुगल वास्तुकला की विशेषताओं में सबसे प्रमुख सजावट का काम था मुरक्कास या फिर पित्रादुरु। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जहांगीर के समय में मुगल वास्तुकला का है, देखो कंडीशन लगा दी, वास्तुकला का है। तो वास्तुकला में मुरक्कास का कोई मतलब नहीं, मुरक्कास नास का भी कोई मतलब नहीं, मुकर नास, मैं तो नास कह रही हूँ, मुकर नास। और पित्रादुरा, तो पित्रादुरा है यहाँ पर एतमादुल्ला का मकबरा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? एतमादुल्ला का मकबरा, जिसमें आपको सबसे पहले नहीं मतलब सबसे अच्छी चित्रकारी आपको पित्रादुरा की यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो पित्रादुरा आप लोग समझ रहे हैं ना, छोटे छोटे पत्थर को अच्छे से डिजाइन करके लगाया जाता है, उसी को एक नक्काशी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर है आपका 109, फोटोग्राफी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये तो फोटोग्राफी मैंने आप लोग को बहुत चिल्ला के बहुत अच्छी मेहनत से पढ़ाया है और पूरा डिटेल से पढ़ाया है। तो फोटोग्राफी के आविष्कारक कौन थे? तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। जॉर्ज ईस्टमैन बिल्कुल भी नहीं, फॉक्स टेलबोट बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे है डागुएरे लिखा है, यहाँ पे डागुएरे,
ठीक है। वैसे यहाँ पर इसका नाम है लुइस डागरे, मैंने आप लोग को पढ़ाया है ना। तो लुइस डागरे, एक भी ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगा जो अभी तक यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन ना आपको पढ़ाया है। तो लुइस डागरे हैं। तो लुइस डागरे जिनकी कृति को देखो, फोटोग्राफी तो अलग बाद में शुरुआत हुई थी, पहले जो शुरुआत हुई थी वो लुइस डागरे ने शुरुआत करी थी। और प्लस किसने यहाँ पर दूसरे कौन से थे बताइएगा, आप लोग बताइएगा दूसरे कौन है? जोसेफ नाइसफोर। ठीक है, कौन है? जोसेफ नाइसफोर हैं, जोसेफ नाइसफोर। यहाँ पर मैंने आप लोग को ये चीज़ बताया था, जोसेफ नाइसफोर, ये लुइस डागरे और जोसेफ नाइसफोर ने मिलकर यहाँ पर एक तकनीक को खोजा था जिसका नाम क्या था? डागरेटाइप था। अभी फोटोग्राफी का नाम नहीं आया है, डागरेटाइप था। ठीक है, तो उसी को ही यहाँ पर धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाया। बाकी बहुत लोगों ने यहाँ पर तो खोज करी, बाकी फोटोग्राफी का आविष्कारक यहाँ पर किसको जाता है? डागरे को जाता है, यानी कि लुइस डागरे को जाता है और जोसेफ नाइसफोर, और इन्हीं के नाम से ही यहाँ पे डागरेटाइप रखा गया था। किसका? इनके नाम से, लुइस डागरे के नाम से। और यहाँ पर ये भी याद रखना कि वर्ल्ड फोटो दिवस जो बनाया जाता है वो कौन सा है? विश्व फोटो दिवस मनाया जाता है। कब बनाया जाता है विश्व फोटो दिवस? आप लोग को बताया है ना, 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को, अभी बहुत टाइम है, तो 19 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो फ्रांस के, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो भी रुक गई थी, एक मिनट। जो फ्रांस सरकार ने, मतलब किसने? फ्रांस सरकार ने इसकी जो क्या कहते हैं, इसके फोटोग्राफी की जो आविष्कारक की जो घोषणा करी थी वो कब करी थी? 1826 में करी थी। वो सॉरी 1826 कह रही हूँ, फ्रांस सरकार ने कब करी थी? 1826 में तो यहाँ पर पहली तस्वीर बनी थी। ठीक है, यहाँ पर 1839 में करी थी। कब करी थी? 1839, यानी कि 19 अगस्त 1839 को करी है। इसी कारण यहाँ पर 19 अगस्त को क्या बनाया जाता है? यहाँ पर विश्व फोटोग्राफी दिवस बनाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि 16वीं शताब्दी में उत्कीर्णन का सबसे बड़ा कलाकार कौन सा है? ये भी आपको मैंने बहुत बढ़ाया है। थॉमस बेबिक बिल्कुल भी नहीं, अल्बर्ट ड्यूरर, वेरी गुड। तो यहाँ पर बिल्कुल अल्बर्ट ड्यूरर हो जाएंगे। यहाँ पर अल्बर्ट ड्यूरर ने यहाँ पर सबसे पहले जो बनाया था वो 1460 में बनाया था, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, अल्बर्ट ड्यूरर। तो अल्बर्ट ड्यूरर हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के हैं। इन्होंने जो बनाया था किसमें? वुड इंटाग्लियो में बनाया था। किसमें बनाया था? वुड इंटाग्लियो में बहुत सारे इन्होंने चित्र बनाए थे। लगभग 16वीं सदी तक बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गए थे। मतलब 1560 के बाद 1520 के, सॉरी 1560 कह रही हूँ, मतलब 1520 के लगभग के बाद, 1500 के बाद 1511-12 के बीच ये लोग बहुत, मतलब ये लोग कह रही हूँ, अल्बर्ट ड्यूरर बहुत ज़्यादा फेमस होते, इनकी प्रसिद्धि मिल गई थी। यहाँ पर वुड इंटाग्लियो में इन्होंने बहुत सारा काम किया था। वुड इंटाग्लियो में इन्होंने बहुत सारा काम किया था, छापा तकनीक में बनाया था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जिनका यहाँ पर जो है एक जो बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है इस चित्र कौन सा है? आप लोग बताइएगा। वीनस का जन्म, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा है, तो छापा चित्र आप लोग बताते भी हैं, तो वही चीज़ है, उन्हीं का, अल्बर्ट ड्यूरर का। क्वेश्चन नंबर 111 है, विज्ञापन देने वाले संचार के विधि रूपों में कहा जाता है? मीडिया, उत्पादन, प्रेस, डिजाइनर। ये तो बिल्कुल दोनों ही कट हो जाएंगे एकदम से देखते ही। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बिल्कुल नहीं, मीडिया है। मीडिया है बिल्कुल, जो विज्ञापन देने वाले संचार के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। जैसे कि आप लोग मीडिया, आप ही लोग तो हैं, एक दूसरे तक पहुँचाने हैं, तो वही चीज़ है मीडिया, तब बस मीडिया पहुँचा देती है। तो विज्ञापन देने वाले संचार का विभिन्न रूपों में कहा जाता है, तो बिल्कुल मीडिया। क्वेश्चन नंबर है 112, 112 साइड में होगा ना, तो 112 की तरफ बढ़ते हैं फिर। तो 112 क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है कि 112 है, सभी प्रकार के मिट्टी के बर्तनों की मूल सामग्री है। तो बताइएगा, सभी प्रकार के मिट्टी के बर्तनों की मूल सामग्री है प्लास्टर ऑफ पेरिस, रेत, मिट्टी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो यहाँ पर भी इसका से थोड़ा सा डाउट है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन तो वैसे आंसर दिया है, देखो इस वाले में नहीं था, दूसरे वाले में था। सभी प्रकार के मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी के मूल सामग्री है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं, रेत से कोई मतलब नहीं, तो मिट्टी ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, मतलब 113।
बादामी की गुफाओं किस प्रकार की कलाएं पाई जाती हैं? प्रतिमाएं? बिल्कुल भी नहीं। आलेखन चित्र, भित्ति चित्र? तो बिल्कुल यहाँ पर बिना देखे ही बिल्कुल भित्ति चित्र पाए ही जाते हैं। वेरी गुड। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर भित्ति चित्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 114 है, यहाँ पर देखते हैं सित्तनवासन की गुफाएं। देखो सित्तनवासन की गुफाएं किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर जो है भित्ति चित्र, जो है भित्ति चित्र किस शैली के भित्ति चित्र से मिलते जुलते हैं? तो कौन सी शैली ऐसी है यहाँ पर? ये देखो इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है। इसमें तो वैसे आंसर जो दिया गया है लिस्ट में वो यहाँ पर अजंता दिया गया है, लेकिन इसकी भी बता देते हैं। यहाँ पर अगर सिगिरिया लिखा होता तब तो चलो सही लगता, क्योंकि उसके सिगिरिया की गुफा तो चलो मिलते जुलते हैं। किसके? सिगिरिया के। इसका भी आप लोग को बता देते हैं, इसमें भी थोड़ा डाउट था। तो सिगिरिया के गुफा जो मिलते हैं वो 16-17 की गुफा के चित्रों के से मिलते हैं। किसके? अजंता के। अजंता के 16-17 से गुफा से मिलते जुलते हैं। किसके? सिगिरिया के गुफा जो मतलब जो चित्र हैं वो मिलते जुलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एक अजंता का और है जिसके समकालीन है। अगर यहाँ पे समकालीन पूछा जाता है तो समकालीन पूछा जाता है तो किसके हैं? तो बाघ के हो जाएंगे। किसके? समकालीन, बाघ के समकालीन। और किसके गुफा के? तो 1 और 2 के समय। ठीक है, जो अजंता के 1 और 2 जो किसके टाइम में बना है? वाकाटकबा चालुक्य काल के टाइम बना है। लेकिन अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा कि सित्तनवासन की गुफाओं में पाए जाने वाले भित्ति चित्र जो है भित्ति चित्र मिलते जुलते हैं। तो या तो फिर मुझे लगता है कि बादामी होगा या तो अजंता, इसका जो डाउट है। बाकी इसका देखते हैं कि लिस्ट में जो क्या आता है। बाकी अजंता तो नहीं लगना चाहिए क्योंकि सित्तनवासन तो वैसे भी आपका जो है जैन धर्म से हो जाएगा, तो आपका ये चीज़ नहीं होना चाहिए अजंता से, क्योंकि अजंता में तो बौद्ध गुफाएं बनी हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो या तो फिर हो सकता है बादामी ही हो सकता है, क्योंकि एलोरा में है, एलोरा में मूर्तियाँ हो जाएंगी, एलोरा में अधिकतर मूर्तियों के बने हैं चित्र, तो इसका भी नहीं है। जैन धर्म का मिला है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, तो यहाँ पर बाकी हो सकता है तो बादामी हो सकता है। बाकी देखते हैं इसका क्या है। बाकी आपको क्लियर करके बता दिया है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। अगर यहाँ पर सिगिरिया होता तब तो आप लोग खूब अच्छे से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देते अजंता। क्वेश्चन नंबर है 115 की तरफ बढ़ते हैं। 115 कह रहा है क्वेश्चन कि 1 मिनट, 115 तो यहाँ पर आ गए। तो 115 है यहाँ पर, प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम। प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम किस पहाड़ी चित्रकला शैली से संबंधित है? तो मौलाराम है, तो मौलाराम तो सभी लोग जानते हैं ना। तो कांगड़ा शैली, गढ़वाल शैली, गुलेर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन से हो जाएंगे? मौलाराम गढ़वाल शैली के हो जाएंगे। ठीक है, तो मौलाराम कहाँ से हो जाएंगे? गढ़वाल शैली के हो जाएंगे। गढ़वाल शैली किस में आती है आप लोग बताइएगा? गढ़वाल शैली किस में आती है? पहाड़ी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ बढ़ते हैं। सफ़ेद मिट्टी को, सॉरी 1 मिनट, ये भी बड़ा परेशान कर देता है। सफ़ेद मिट्टी जिसे कौलिन भी कहा जाता है का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? फर्नीचर, चीनी मिट्टी के बर्तन या फिर आर्मेचर या फिर उक्त में से एक से अधिक या फिर में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तन हो जाएगा। ये भी कोई पूछने की बात है ना। क्वेश्चन नंबर है 117 है कि मिट्टी से बनी, देखो इसमें ये वाला क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा डाउट था कि मिट्टी से बनी किस प्रकार की कलाकृतियों को अधिकतम, देखो मिट्टी से कोई भी चीज़ बनी है उस प्रकार की जो कोई कलाकृति है कि मिट्टी से बनी कोई कलाकृति है उसको अधिक तापमान में अधिक कठोरता के लिए जब पकाया जाता है तो चीनी मिट्टी के बर्तन या फिर पत्थर के पात्र। तो ये आपका पूछा जाता है कि कहने का मतलब ये है कि जो मिट्टी के जो बनी चीज़ होती है वो कलाकृति को पकाने के लिए वो कौन सा पात्र होता है जिसमें चीनी मिट्टी के बर्तन का से पकाया जाता है, या मिट्टी के बर्तन या फिर पत्थर का पात्र। इसका जो आंसर है वो कौन सा है यहाँ पर? पत्थर के पात्र। ठीक है, तो पत्थर के, 1 मिनट, ये भी बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? पत्थर के पात्र में यहाँ पर मिट्टी की बनी किस प्रकार की कलाकृति को अधिकतम तापमान पर अधिक कठोरता के लिए पकाया जाता है, ये पूछ रहा है यहाँ पर। वैसे तो मेरे से अकॉर्डिंग तो मिट्टी के बर्तन होना चाहिए। बाकी तो जो आंसर दिया हुआ है वो तो यहाँ पर पत्थर के पात्र हो जाएगा। पत्थर के पात्र में तो नहीं होना चाहिए, मिट्टी के बर्तन में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 यहाँ पर ऊपर है, इसीलिए मैं आप लोग को डिटेल्स में बता देती हूँ कि ताकि आपका कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाए कि ऐसा है तो क्यों है। पॉप कला को देखो, पॉप कला आ गया है तो
पॉप कला को बहुत अधिक स्वीकार किया गया। तो चलिए पॉप कला के बारे में भी जान लेते हैं कि पॉप कला के जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन से हैं। देखो पॉप कला जो है वो तो जो इंग्लैंड में हुआ था, सबसे पहले कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। ठीक है, इसका जो मतलब शुरुआत हुई थी कहाँ पर हुई थी, इंग्लैंड में। कब, 1959 में हुई थी। अब इसका जो विकास हुआ था पॉप कला का, वो कहाँ हुआ था, आप लोग को तो थ्योरी करा दी है ना। तो पॉप कला का जो विकास हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। अब यही चीज़ है कि विकास कहाँ हुआ है, अमेरिका में हुआ है। और यही चीज़ पूछा है कि अधिक स्वीकार किया गया तो कहाँ स्वीकार किया गया, वो अमेरिका में करा गया। और अमेरिका में कब, ये भी बता देते हैं, 1960 के बाद किया गया। क्योंकि 1959 में तो शुरुआत हुई थी और ये लगभग 1907 मतलब जो है, मतलब इसका जो टाइम चला था, ठीक है, पूरे पॉप कला की बता रही हूँ, 1959 से लेकर कब तक चला था इसको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ बता दी है कि 1960 मतलब 1959 से लेकर 1970 तक ये चला था। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप लोग को बता दिया। तो बिल्कुल आपका यूएसए, अमेरिका इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये चीज़ पूरा क्लियर बता दिया है, आप लोग को समझ में आया। और इसके जो संस्थापक हैं, पॉप कला के संस्थापक कौन हैं, ऐसे ही आप लोग को मैं बताती हूँ कि पॉप कला के संस्थापक कौन हो जाएंगे, एंडी वॉरहॉल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, एंडी वॉरहॉल हो जाएंगे। और यहाँ पर और जो विकसित हुई थी वो अमेरिका में विकसित हुई थी, ये भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो संस्थापक हैं वो कौन है, अमेरिका के जो अमेरिका वाले हैं वो हैं कौन, रॉबर्ट रोशनबर्ग। ये पूछा जाता है कि एंडी वॉरहॉल कहाँ के हो जाएंगे, तो आप बता सकते हैं इंग्लैंड। और यहाँ पे रॉबर्ट रोशनबर्ग कहाँ के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अमेरिका। ठीक है, तो ये दोनों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एंडी वॉरहॉल का जो माध्यम था वो क्या था, पैकेजिंग थी सामग्री को उनको, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने मर्लिन मुनरो का भी वो बनाया था फोटो, तो एंडी वॉरहॉल हो जाएंगे। और रॉबर्ट रोशनबर्ग हैं तो रॉबर्ट रोशनबर्ग का मोनोग्राम हो जाएगा, ये इसमें काम करते थे, वो पैकिंग सामग्री के लिए काम करते थे एंडी वॉरहॉल। ठीक है, तो बाकी ये अमेरिका के। ठीक है, तो इसको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 119 को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि त्रिनाले, यहाँ पे त्रिनाले साल में आयोजित होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय समकालीन कला प्रदर्शनी है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है कि त्रिनाले कितने साल में आयोजित होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय समकालीन है। तो बिल्कुल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि कितने साल का अंतर है, तब आप लोग कह सकते हैं कि 2 साल का अंतर है, क्योंकि यहाँ पर अंतर नहीं पूछा गया है, बस यही पूछा है कि कितने साल में आयोजित होती है, तो 3 साल। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 120, बस 30 क्वेश्चन और रह गए हैं। तो पहाड़ी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, नैनसुख, गोवर्धन, विचित्रा। ये तो चलो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो बिल्कुल यहाँ पर नैनसुख हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 121, क्वेश्चन नंबर 121 की बात करते हैं। 121 कहाँ गया, खो गया क्या, हाँ ये आ गया। कला का वह स्वरूप जो ऑप्टिकल भ्रम पैदा करता है, ऑप्टिकल आ गया है। अब देखो पॉप और ऑप आर्ट, ये तो दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर याद करिएगा। ऑप्टिकल आर्ट क्या होता है, जैसे कि नेत्रीय कला, क्या होता है, नेत्रीय कला होता है। ठीक है, ऑप्टिकल आर्ट भी कहते हैं या फिर ऑप कला भी कहते हैं, ऑप्टिकल आर्ट भी कह सकते हैं, नेत्रीय कला भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसके जो है प्रमुख कलाकार हैं वो कौन हो जाएंगे, यहाँ पर विक्टर वासरली। ये तो आप लोग बहुत जल्दी याद करना, विक्टर वासरली हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा। यहाँ पर वो जो आप लोग उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, एक विक्टर वासरली और एक दूसरे जो हैं यहाँ पर एंडी वॉरहॉल पॉप। ठीक है, एंडी वॉरहॉल पॉप और विक्टर वासरली ऑप आर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 122 को भी देख लेते हैं। तो 122 है यहाँ पर क्वेश्चन कि एक कला जिसमें लोक कला की कल्पना होती है के रूप में अभिव्यक्ति पर जोर दिया जाता है और अक्सर बच्चे देखती है, कहलाती है। आदिम कला, प्रिंट बनाना या फिर आर्ट डेको या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। वैसे इनडायरेक्टली तो यहाँ पर बस 3 ही आंसर देते हैं, बस 2 आंसर तो
बस हो गया। 5 ऑप्शन के यहाँ पर दिए तो जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वो नहीं होता है, 2 का ज़्यादा तो मतलब ही नहीं है। तो एक आदिम कला जो है, एक लोक कला की कल्पना होती है, रूप में अभिव्यक्ति पर जोर दिया जाता है, अक्सर बच्चे-बच्चे दिखती है। तो इसका राइट आंसर कौन-सा हो जाएगा? वो है आर्ट डेको हो जाएगा, ठीक है? इसका राइट आंसर कौन-सा है? आर्ट 1 मिनट, ये तो थोड़ा-सा गलत हो गया। एक कला, ठीक है, एक कला जिसमें लोक कला, देखो लोक कला कहा है ना, तो यहाँ पे एक लोक कला जिसमें लोक कला की कल्पना होती है, रूप अभिव्यक्ति पर दो जोर दिया जाता है, तो फिर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आदिम कला हो जाएगा, ठीक है। अभिव्यक्ति जोर दिया जाता है, अक्सर बच्चे जैसी दिखती है, मैं तो बता बच्चे बच्चे दिखती है तो अक्सर बच्चे जैसी दिखती है, कहलाती है, क्या कहलाती है? आदिम कला, ठीक है। इसका राइट आंसर आदिम कला है। क्वेश्चन नंबर है 123। एक समतल सतह पर त्रिआयामी आकृतियों का और स्थान का प्रतिनिधित्व करना कहलाता है। तो ये आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये है, देखो क्योंकि त्रिआयामी की बात कर दी है, यानी कि क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा और ऊंचाई हो जाएगी। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात हो गई है, तो बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? परिप्रेक्ष्य हो जाएगा, इसी की ही जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर है आपका 124 है ना, हाँ। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर कह रही हूँ। तंजावुर में बृहदेश्वर का महान मंदिर किसके शासन काल में बनाया गया? चोल, पांड्य, राष्ट्रकूट या फिर उपरोक्त में से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बताइएगा, तो तंजावुर में बृहदेश्वर का महान मंदिर है, किसके शासन काल में बनाया है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चोल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 125। पहला भारतीय कला विद्यालय कहाँ शुरू किया गया? मुंबई, बंगलौर, मद्रास या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? ये भी आपका बहुत आसान है, तो बताइएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा मद्रास। तो मद्रास कला विद्यालय की स्थापना कब हुई है? बहुत बार कराया है, मुंबई की भी बताइएगा साथ साथ में। तो ये जो है मद्रास, तो मद्रास का बताइएगा पहला भारतीय कला विद्यालय कहाँ शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर, जो बाकी तो स्कूल को मैंने अपनी पूरा करवा दिया है, इसको भी बहुत अच्छे से कराया है, आप लोग उसको ज़रूर पढ़िएगा, सभी लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो कटरा से प्राप्त बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा किस काल की है? शुंग, कुषाण, गुप्त या फिर, अब तो आ गया है, ये भी आप लोग को कराया है। तो कटरा से प्राप्त बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा किस काल की है? तो बताइएगा, इसका राइट आंसर कौन सा है? तो बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर कुषाण काल हो जाएगा। बैठी हुई बुद्ध प्रतिमा किस काल की है? तो यहाँ पर हो जाएगा कुषाण काल, ठीक है। और वो भी कौन सी है बैठी हुई प्रतिमा? आपका कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। मुद्रा भी याद रख लेना आप लोग, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कौन सी? धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, या फिर बोल सकते हैं उपदेशात्मक, ठीक है। तो दोनों आप लोग याद कर लेना। बाकी मैंने आप लोग को ये पूरा ही पढ़ाया है, आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 127। भारतीय सौंदर्य शास्त्र का ध्वनि सिद्धांत, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसको देखिएगा, भारतीय सौंदर्य शास्त्र का ध्वनि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? आनंदवर्धन, भरत मुनि, बारहमिहिर या फिर उपरोक्त में से अधिक? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। क्वेश्चन नंबर है 128। कौन से दो नाम संबंधित हैं? कौन से दो नाम संबंधित है? एम.एफ. हुसैन और माधुरी दीक्षित, अवनींद्रनाथ टैगोर और जे स्वामीनाथन, कलाभवन और नंदलाल बोस, उपरोक्त में से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर 128, तो बिल्कुल यहाँ पर है, इनमें से दो नाम संबंधित हैं, तो वो कौन सा है? उपरोक्त में से अधिक है। अब दो नाम संबंधित हैं, हम ये है एम.एफ. हुसैन, माधुरी दीक्षित, बिल्कुल सही। अविनाश टैगोर, जे स्वामीनाथन, गला भवन, नंदलाल बोस, तो बिल्कुल यहाँ पर उपरोक्त में से एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। ये है, ये भी क्वेश्चन बनाने वाले भी तो बड़ा परेशान कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर है 129 है कालक्रम के अनुसार अनुक्रम चुनिए। तो यहाँ पर है पुनरुत्थानवादी, प्रगतिशील, पट्टा पेंटिंग या फिर अमूर्त या फिर पट्टा पेंटिंग, पुनरुत्थानवादी, ये जो क्वेश्चन है। तो फिर बताइएगा, इसका राइट आंसर है तो वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है कि कालक्रम के अनुसार है, तो कालक्रम किस है यहाँ पर?
पट जो है, पट जैसे है ना, पटचित्र है ना, उसकी बात कर रहा है। पट्टा पेंटिंग है ना, पटचित्र, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले है वो कौन सा हो जाएगा, वो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, वैसे यहाँ पर नहीं दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से देना है कि बस इन्हीं का कालक्रम के अनुसार बनाना, कि मतलब सबसे पहले कौन सा आया है। पहले पूरा आपको 4 ऑप्शन दिखा देते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चंस। तो चलिए ये देखते हैं। तो कालक्रम के अनुसार यहाँ पर अनुक्रम चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर पट्टा पेंटिंग, देन पुनरुत्थान, फिर प्रगतिशील, देन अमूर्त, ठीक है। अमूर्त तो सबसे वही लास्ट में है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है 129 है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर है 130 है। 130 कह रहा है कि 1930 के दशक में ऑप आर्ट किसकी रचनावादी प्रथाओं से ली गई थी। तो कौन से ली गई थी 1930 के दशक में ऑप आर्ट किसकी रचनावादी प्रथाओं से ली गई थी। बॉयज स्कूल, रॉयल अकादमी, या फिर रॉयल लिंचेस्टीन स्कूल है, या फिर में से एक से अधिक, या फिर में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर बॉयज हो जाएगा। इसको भी मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। यहाँ पर 1930 के दशक में ऑप आर्ट किसकी रचनावादी वो प्रथाओं से ली गई है, तो बॉयज स्कूल हो जाएगा। और बॉयज स्कूल की स्थापना कब हुई है, 1919 में हुई है, ठीक है। 1919 में हुई है, कहाँ पर, जर्मनी, ठीक है। तो इसको भी याद रखना, इसकी स्थापना बीमर नगर, ठीक है, जर्मनी। तो इसको याद रखना। अब बाकी इसके जो संस्थापक हैं, तो संस्थापक कौन है ये भी बताइएगा। संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो संस्थापक हो जाएंगे वॉल्टर ग्रोपियस हो जाएंगे, ठीक है, वॉल्टर ग्रोपियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 131 है। बुल फाइट श्रृंखला में पिकासो ने प्रयोग किया था। तो बुल फाइट श्रृंखला में पिकासो ने प्रयोग किया था, तो आप लोग को यहाँ पर बताना है कि क्या प्रयोग किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताइएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका है ऑफसेट लिथोग्राफी, ठीक है। ये तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर ऑफसेट लिथोग्राफी में वैसे भी इन्होंने काम किया था यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर ऑफसेट लिथोग्राफी। क्वेश्चन नंबर है आपका 132 है। मास्टर ऑफ कलर्स के नाम से विख्यात महान कलाकार का नाम चुनिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, वो है यहाँ पर मास्टर ऑफ कलर्स के नाम से विख्यात महान कलाकार वो हैं जिनका नाम है हेनरी मातिस। तो हेनरी मातिस को क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ कलर्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो हेनरी मातिस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सही है क्वेश्चन नंबर है 133। फाउंटेन है, फाउंटेन दादाबाद स्थापना कार्य की इसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो दादाबाद की स्थापना का बताया है। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर है मार्शल दूसा है, ठीक है। कौन हो जाएंगे, मार्शल दूसा हो जाएंगे इसके राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 134 है। उत्तर प्रभाववाद की कला जिसके द्वारा गढ़ी गई, उत्तर प्रभाववाद की कला जिसके द्वारा गढ़ी गई, तो बताइएगा किसके द्वारा, लुई लियर, रोजर फ्राई, चार्ल्स बॉडलेयर, या फिर में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर कौन सा है, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, रोजर फ्राई हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर उत्तर प्रभाववाद की कला किसके द्वारा गढ़ी गई है, तो रोजर फ्राई इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 135। क्वेश्चन नंबर है 135, यहाँ पर देखते हैं कि प्रारंभिक चट्टान कर्तन वास्तुकला का प्रभाव कहाँ पाया गया। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है, प्रारंभिक चट्टान कर्तन वास्तुकला का प्रभाव कहाँ पाया गया। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। तो यहाँ पर है अजंता की गुफाओं में, लोमस ऋषि, कैलाश मंदिर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, तो बिल्कुल यहाँ पर लोमस ऋषि गुफाओं में। तो प्रारंभिक चट्टान कर्तन वास्तुकला का प्रभाव कहाँ पाया गया, तो लोमस ऋषि गुफाओं में पाया गया। ये कह सकते हैं कि मतलब पहले, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर लोमस ऋषि गुफाओं में। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 136 देखते हैं। चलिए उधर को होगा, एक मिनट। तो 136 में देखते हैं कि लोथल और कालीबंगन दोनों हैं। तो लोथल और कालीबंगन दोनों में है, ये भी आप लोग को मैंने कराया था कि इसको देखिएगा।
तो अब गुजरात मत करिएगा, तो बिल्कुल ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, हड़प्पा स्थल है। तो लोथल और कालीबंगा दोनों क्या हैं, एक हड़प्पा स्थल है, क्योंकि ये तो राजस्थान में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हड़प्पन स्थल। क्वेश्चन नंबर है 137, उस प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने महिला आकृतियों को हमेशा लंबी गर्दन का चित्रण किया है। ये भी आप लोग को क्वेश्चन कराया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल ये हो जाएगा मोदिग्लियानी। ठीक है, तो मोदिग्लियानी जो है यहाँ पर उस जो है आकृतियों को हमेशा लंबी गर्दन का चित्रण किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 138। 138 है विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक जो किस कला की चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी आप लोग को पढ़ाया है। तो वेस्टर्न तो मुझे लगता है एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं होगा। वेस्टर्न तो मुझे तो लगता है पूरा पेपर ही एकदम पढ़ाया हुआ है, एकदम पेपर आपका बहुत अच्छा है। तो इसका स्वच्छंदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 139 की तरफ बढ़ते हैं। 139, तो 139 इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वैसे भी आपकी क्लास बहुत बड़ी हो गई है। 139 है त्रियामी कला को क्या कहा जाता है। तो त्रियामी कला, तो त्रियामी कला क्या होती है बताइएगा। तो त्रियामी प्लास्टिक कला, मूर्ति निर्माण कला, या फिर त्रिआयामी यानी कि मूर्ति निर्माण कला पूछा है। मूर्ति देखो निर्माण कला पूछा है इसमें। ठीक है, तो चित्रकला उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वैसे चित्रात्मक जो त्रियामी कला को कहा जाता है। अब देखो प्लास्टिक कला भी आ गई है। ठीक है, प्लास्टिक कला भी आ गई, क्योंकि प्लास्टिक कला तो रूपप्रद होती है ना, तो कोई भी पदार्थ की सामग्री, तो ये भी हो गई है, अब ये भी हो गई है। तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर ये मान लिया गया कि उपयुक्त में से एक से भी अधिक हो सकते हैं त्रिआयामी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 140 है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग स्वतंत्रता के आग्रह का प्रतीक के चित्रकार का नाम बताइए। तो FN सूजा है, KS कुलकर्णी, प्राणनाथ मागो, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, प्राणनाथ मागो हो जाएंगे। कि जलियांवाला बाग स्वतंत्रता के आग्रह का प्रतीक का चित्रकार का नाम बताइएगा, ये भी मैंने बहुत बार करवाया है आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्राणनाथ मागो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 141 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 भी कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। तो 141 तो 141 है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक मिनट, ये भी पूरा पता नहीं मैं भी कहाँ तक नीचे आ गई चलिए कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पर देखिएगा 141 क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है, मुझे लग रहा है 141 नीचे ही था। देखो यहाँ पर था तो कहाँ से मिलेगा। तो 12वीं शताब्दी के मध्य किस कला ने धीरे धीरे रोमनस्क शैली का स्थान ले लिया। तो किसने ले लिया बताइएगा। तो यहाँ पर 12वीं शताब्दी के मध्य किस स्थान ने धीरे धीरे रोमनस्क शैली का स्थान ले लिया। तो किसने ले लिया, तो गोथिक कला ने ले लिया, रोमनस्क का गोथिक कला। ठीक है, हाँ, तो 12वीं शताब्दी के मध्य किस कला ने धीरे धीरे रोमनस्क शैली का स्थान ले लिया, वो है गोथिक। ठीक है, क्योंकि गोथिक तो यहाँ पर 12वीं शताब्दी के मध्य पूछा है। ठीक है, ठीक है, इसका गोथिक कला। क्वेश्चन नंबर है 142। क्वेश्चन नंबर है 142 की तरफ, इसको जल्दी से कर लेते हैं। 142 गोथिक कैथेड्रल स्मारकों और कब्रों को किसके उपयोग में सजाया जाता है। तो भित्ति चित्र, पेंटिंग, मूर्तियां, या फिर उपयुक्त में से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर मूर्तियां हो जाएंगी। ठीक है, तो जो है, क्योंकि भित्ति चित्र तो कोई नहीं, पेंटिंग से भी कोई मतलब नहीं है, तो कट हो जाएगा। तो यहाँ पर मूर्तियां आती। गोथिक कैथेड्रल स्मारकों और कब्रों को किसके लिए उपयोग से सजाया जाता है, तो मूर्तियां इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 143 है वेटिकन में सिस्टन चैपल की किस कलाकार द्वारा बनाई गई बेहतरीन कृति है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर माइकल एंजेलो हो जाएंगे, सिस्टन चैपल। क्वेश्चन नंबर है 144 है 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चित्रकला की एक से अधिक नाटकीयता और भावनात्मक शैली के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो है यहाँ पर व्यवहारवाद। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर चित्रकला और अधिक नाटकीय और भावात्मक शैली के रूप में जाना जाता है, तो वो हो जाएगा व्यवहारवाद हो जाएगा। व्यवहारवाद अभी चलो मैंने नहीं पढ़ाया है, लगभग आपका मान के चलिए कम से कम 1-2 क्वेश्चन है बस, इसमें ऐसे एक ही क्वेश्चन तो अभी तक मिला है मुझे जो मेरा पढ़ाया हुआ नहीं है। ठीक है, बाकी है क्वेश्चन नंबर आपका 145
145 है दादावाद से अधिक शांत आंदोलन को रास्ता दिया जिसे किस नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, अति यथार्थवाद हो गया, बिल्कुल सही, ये भी सही है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 146, संयुक्त राज्य अमेरिका में अलेक्जेंडर कार्डन ने लटकती हुई संरचनाओं के साथ मूर्ति कला का एक नया रूप जिसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, मोबाइल कला कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अलेक्जेंडर कार्डन ने लटकती हुई संरचनाओं के साथ मूर्ति कला का एक नया रूप दिया जिसे कहा जाता है, ठीक है, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसका भी ठीक है यहाँ पर मोबाइल कला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 147, किस कलाकार ने अपने अवचेतन रचनात्मक आवेगों को व्यक्त करने के साधन के रूप में कैनवास पर पेंटिंग डालने और टपकाने की तकनीक का उपयोग किया। ये तो बहुत आसान है, ये भी आपको मैंने बहुत बार पढ़ाया है, तो बिल्कुल यहाँ पर जैक्सन पोलाक हो जाएंगे, ठीक है। ये जो एक्शन पेंटिंग की यहाँ पर बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर एक्शन पेंटिंग की बात कर रहा है, उसी के संस्थापक यहाँ पर जैक्सन पोलाक। क्वेश्चन नंबर है 149 कहाँ गया, यहाँ पर ऊपर नीचे बड़ा करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो मेरे क्लास का भी टाइम हो रहा है, आप लोगों की क्लास का ही। तो क्वेश्चन नंबर है 146, है यहाँ पर। तो 146 को देखते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा। 148 है वह तकनीक जिसमें डिजाइन को धातु की प्लेट पर खरोच दिया जाता है और फिर एसिड के साथ डाल दिया जाता है, क्या कहलाती है, ये तो बिल्कुल बहुत बार पढ़ाया है, तो क्या कहलाता है, कार्विंग बिल्कुल भी नहीं, इंग्रेविंग बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नक्काशी कहलाता है, क्या कहलाता है, नक्काशी, एचिंग करी जाती है, ठीक है, क्या कहलाता है, एचिंग करी जाती है, जिसमें अम्लांकन, क्योंकि अम्लांकन का यूज हो गया है तो यानी कि एचिंग की बात हो गई, ठीक है, इसलिए राइट आंसर ये भी है आपका। क्वेश्चन नंबर है 149 है, पिघली हुई धातु को एक सांचे में डालकर मूर्तियों को आकार देने वाली की विधि को कहलाती है, तो क्या कहलाती है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो सिरे पर्द्यू ये भी है, कास्टिंग एंड कास्टिंग, ठीक है, तो यानी कि उपयुक्त से भी अधिक हो सकती है, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त से अधिक, ठीक है। पिघली हुई धातु को एक सांचे में डालकर मूर्तियों को आकार देने की विधि क्या कहलाती है, उपयुक्त में से अधिक हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर लास्ट ही क्वेश्चन बचा है ना, हाँ बस लास्ट क्वेश्चन है आपका 150। फाइनली आपकी पूरी क्लास हो गई। देखो यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा जो मेरा पढ़ाया हुआ नहीं था, बाकी पूरा एक एक क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए थे, सिर्फ मुझे अभी तक एक क्वेश्चन मिला। और मैंने आप लोग से हर बार कहा है कि मैं 100% की तो गारंटी नहीं ले सकती हूँ, बस एक या दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो पढ़ाए हुए नहीं मिलते हैं, बाकी तो पूरा क्वेश्चन ऐसा था, जो पूरा पेपर ऐसा है जो मेरा पढ़ाया हुआ है, और आप लोगों ने खुद भी देखा है, पूरा डिटेल्स में आपको बताया है, ये चीज़ आपको पढ़ाया है, ऐसा नहीं, आप लोग खुद ईमानदारी से बता सकते हैं ऐसा है या नहीं। तो दर्शकों को यह सोचने को मजबूर करने के लिए दर्शाया गया है कि दृश्य वास्तविक, परिप्रेक्ष्य और पूर्वाभास का प्रयोग करने की विधि है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे भ्रमवाद हो जाएगा कि दर्शकों को यह सोचने मजबूर करने के लिए दर्शाया गया है कि दृश्य वास्तविक है या परिप्रेक्ष्य और पूर्वाभास का उपयोग करने की विधि है, तो बिल्कुल भ्रमवाद हो जाएगा। तो बताइएगा ये कौन सी कला से मिलती जुलती है, जल्दी से बताइएगा, भ्रमवाद को इल्यूजन किस में होता है, जल्दी से बताइएगा, आप लोग को मैंने बहुत बताया है इल्यूजन की बात कर रहा है, और इल्यूजन किस में होता है, जल्दी से बताइएगा फटाफट आप लोग। तो चलिए आपकी क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी पूरा आप लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और जितना मैं आप लोगों को करा रही हूँ उसको भी अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि मैंने आपको कितना अच्छे से बताया, और आप लोग भी ये चीज़ आप लोगों ने खुद ऑब्जर्वेशन करा होगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वही पेपर आया है। सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा जो मेरा पढ़ाया हुआ नहीं था, बाकी मेरा पूरा 99% पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, और इसको लाइक भी करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छी लगती है तो, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।